हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मनविता क्लासेज। तो चलिए मनविता क्लासेज पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का जो हिस्ट्री है उसी को। पहला चैप्टर ईंट क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां। इसी वजह से कहने का मतलब इस पर आर्ट्स पूरा, हिंदी पूरा, इंग्लिश पूरा और साइंस में सिर्फ बायो। साइंस में सिर्फ बायो इस पर आपको वीडियो मिलेगा, बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं। तो साइंस में आपको सिर्फ कौन मिलेगा? बायो मिलेगा। साइंस में सिर्फ बायो और आर्ट्स में आपको पूरा वीडियो इस पर देखने को मिलेगा। तो हिंदी से लेकर इंग्लिश और साइंस में बायो। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ईंट, मनके और अस्थियां। चलिए बोल रहा है संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का देखिए, संस्कृति क्या होता है, बोला जाता है कि भारत जो है संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। भारत सभी मैंने बोला जाता है, क्या कहा जाता है कि कोई टेक्नोलॉजी के लिए है तो कोई अत्याधुनिक कारण के लिए, कोई विकसित है, लेकिन भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए क्या किया जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। आज भी हमारी महिलाओं, अभी भी आप कहीं चले जाइए, कहने का मतलब आप यदि कोई गांव से हैं या शहर से भी हैं तो गांव में तो अभी भी सभ्यता संस्कृति जीवित है। शहर में तो अभी बहुत कुछ खत्म हो गया है, मतलब तबाह हो गया है। गांव में लेकिन अभी भी सभ्यता है। जैसे गांव में आप जाइएगा, आप किसी के यहाँ, आपके ससुराल है तो आपको जब देखेंगे क्या रे फलना के दामाद आ रहा है, तो फलना के दामाद आ रहा है, तो अभी भी वो लोग माथा झांक लेंगे, और नहीं तो आपका जो चेहरा है उस चेहरा से वो उल्टा चेहरा खड़ा करके हो जाएगी। मतलब वो आपको क्या करे, आपके सामने नहीं आ रही है। ये क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता ही तो है। अभी भी हम लोग के यहाँ भैंसुर आएगा तो ऐसे करके आएगा लेकिन ये क्या है, संस्कृति सभ्यता है। लेकिन आप शहर में चले जाए, भैंसुर के साथ साला फिल्म देख रहा है तो खाना खा रहा है, ये क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं कि आधुनिक करनी हो गया। मतलब क्या हो गया, आधुनिक करनी, मॉडर्न युग में हम लोग आ गए हैं। अब इतना भी मॉडर्न नहीं आओ यार कि पता चला साला भैंसुर के साथ भाग गया मर्दाना, यहाँ कुछ ही करते रह गया, रोटी मलते रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सब चीज आदमी को कर लेना चाहिए, बाकी जो अपने अंदर जो इंसानियत हो, जो अपने अंदर जो हम लोग चाहते हैं, जिस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी सभ्यताओं के साथ जीजिए। सभी चीजों को जैसे कहा जाता है ना कि जिंदगी जीने का मजा तभी तो है, एक दो तराजू को, यदि दोनों तराजू की यदि आप बैलेंस करके देखिएगा तो देखने में तराजू अच्छा लगता है। यदि एक तराजू ऊपर रहेगा, एक तराजू नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा। यदि आप सब्जी लेने जाते हैं या कोई अनाज लेने जाते हैं तो 1 किलो दोनों तरफ रहता है, एक तरफ बटखारा रहता है तो एक तरफ उसका अनाज रहता है, तब दोनों पल्ला बराबर देखने को मिलता है। उसी तरह से हम अपनी जिंदगी को एक तरफ बचपना को लेकर जिएंगे, एक तरफ प्रेजेंट को लेकर जिएंगे। जब दोनों चीज को हम लेकर जिएंगे तो हमारा जिंदगी क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ये नहीं कि एक तरफ हम अपना पूरा ये अभी वाला जिंदगी को जी रहे हैं और पीछे वाला जिंदगी को छोड़ रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जो उसके अलावा आज की जो जिंदगी जी रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आदमी मर जाता है, सोचते सोचते सुसाइड कर लेता है। लेकिन आप इसी जिंदगी को साथ साथ इधर से आप बचपना को लेके आ रहे हैं, और यदि मन भटके तो पिछले कुछ बातों को याद कर लेते हैं, दोस्त उसको फोन कर लेते हैं पीछे वाले को, तो जिंदगी क्या हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। तो उसी तरह से बोला जाता है कि हम चलिए ठीक है मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडर्नीकरण करिए ना, करिए, होइए, बाकी हम अपनी सभ्यताओं को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। जैसे कहने का मतलब अभी भी हम लोग के साइड क्या क्या आता है कि पंडित जी को जब दही चूड़ा का जो समय आता है तो सबसे पहले पंडित जी को खिलाया जाता है। अभी भी मतलब बहुत ऐसे हैं कि बिना पंडित जी के मतलब कुछ भी हो जाए तो कहेगा कि पंडित जी जो कह देंगे वही क्या है, पंडित जी के मुंह से क्या है, पाक है। तो ये सब हमारा क्या, सभ्यता और संस्कृति ही तो है। तो वही बोल रहा है कि संस्कृति क्या बोल रहा है, संस्कृति शब्द का अर्थ
क्या करा? संस्कृति शब्द का अर्थ पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानता एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्रों से संबंध में पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक समानता एक साथ एक विशेष कालखंड और भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में पाए जाते हैं। मनुष्य संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के लिए होते हैं। एक विशेष शैली या एक समानता एक साथ एक विशेष कालखंड और भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में पाए जाते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बोला जा रहा है कि एक विशेष कालखंड और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में पाए जाते हैं। एक विशेष कालखंड कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम पीछे के समय में उठा के चलते हैं तो देखिएगा, संस्कृति चाहे सभ्यता कुछ भी हो, पीछे की सभ्यता में हम लोग चलते हैं तो हमारी जो माँ बहनें थी या हमारी बहुएं थी वो कभी भी जींस का सेवन नहीं करती होगी या कुछ और का सेवन नहीं जो पहनती होगी। उस समय यदि कुछ होता था तो वो लोग मतलब क्या माथा को ढक लेती थी। लेकिन वही एक विशेष उस समय का समय वही पीछे वाला कालखंड के अनुसार जो सभ्यता और भौगोलिक क्षेत्र था, वो लोग जो क्या थे, वो लोग एक तरह से सभ्यता और संस्कृति को पहचानते थे। लेकिन अब वैसा क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करें, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं। जब हमारे साथ कुछ अनर्थ होता है तब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। अब तो लोग बोलने में भी शर्म लगता है। अब तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान को कौन देखा है, भगवान को कोई देखा है, जो बोलता है। लेकिन भगवान के बिना ये धरती नहीं है, भगवान नहीं तो हम लोग नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यही कह रहा है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विक वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं और समानता एक साथ और एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। इसी को यही है संस्कृति शब्द का अर्थ। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत की जो पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता इसी को बोला गया है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर खोजी गई थी। और यह संस्कृति कहां पर ही खोजी गई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। इसलिए उसी के नाम पर हड़प्पा के नाम पर ही उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोची है, मोंटोगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की पहली बार सभ्यता नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर ही खोजा गया था। इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा क्या गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा एक जगह था, वहीं पर इस सभ्यता का या उस संस्कृति का खोज किया गया और उसी हड़प्पा जगह के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता का नाम रख देवल गया। इसका यह जो हड़प्पा जो कहां पर, पाकिस्तान पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 वर्ष, लगभग कब 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया। यदि हड़प्पा का हम लोग काल निर्धारण करेंगे तो काल निर्धारण कितना है बाबू, तो 2600 से कितना, 1900, 2600 से कितना है जी, 1900, 2600 से 1900 वर्ष क्या है, 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका हड़प्पा सभ्यता किस लिए नाम पड़ा कि हड़प्पा जगह पर ही इस संस्कृति का खोज किया गया और उसी संस्कृति के नाम पर भी इसका नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा सभ्यता, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका जो कालखंड है, हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है
2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका कालखंड निर्धारण किया गया। इसी सभ्यता को हम लोग, हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यदि पूछ दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सभ्यता एक ही है, इसका कालखंड पूछा जाएगा बाबू, इसका कालखंड कब से कब है, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका कालखंड रखा गया। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा कि नाम पर संस्कृति का नाम रखा गया, हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और यह पाकिस्तान में कहां पर है और किस जिले में है बाबू, तो मोट गोमरी नामक जिले रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या स्थित है। इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। जब इसको खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, इसका प्रारंभ में जो पता लगाया गया और बोला गया क्या कि इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो विस्तार है कितना किलोमीटर है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या विस्तार में यह फैला हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहने का मतलब बताए हम आपको, जैसे कहने का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को आप ले लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था तो बोला जाता है कि 3 महीने तक या 6 महीने तक क्या हुआ था, उसका लाइब्रेरिया वहां तक जला था, मतलब 3 महीनों तक लाइब्रेरी जला था और उसको ध्वस्त किया गया था। अभी हाल फिलहाल में लगता है हम अक्टूबर या नवंबर में नालंदा विश्वविद्यालय घूमने गए थे। अरे भाई 2 तार इतना ऊंचा बिल्डिंग था, उसको वो लोग तहस नहस करके दाब दिए थे मट्टी में। अब बताइए उसको कितना फुर्सत मिला था कि 2 तार इतना बिल्डिंग को दाब दिया, सभी बिल्डिंग को मट्टी से दाब, उन सब को खोद कर काट कर तराश कर निकाला गया है। और अंग्रेज निकाले थे, अंग्रेज इसलिए निकाले थे, अंग्रेज को क्या चाहिए था, खजाना चाहिए था, इसलिए उसको निकाले थे। तो उसका जो एरिया उस समय बताया गया था अंग्रेज को शायद कम बताया गया था, इसलिए वो क्या किए थे, खोद को निकाले थे। यदि ज्यादा बताया जाता तो शायद वो निकालते भी नहीं। तो उसी प्रकार बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ में शुरुआती में जो विस्तार था बताया गया कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया, जो अब 15 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। अब कितना, पहले था 12,99,000 यानी मानिए ना 13 लाख, लेकिन जो अब जो किया गया है कितना किया गया बाबू, 15 लाख से 20 लाख के आसपास संभावित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर, सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर इसमें 2467 अभिलेख मिले। सिंधु सभ्यता में क्या किया गया, सिंधु सभ्यता में महादेवन और विश्वनाथ द्वारा, सिंधु सभ्यता में महादेवन और विश्वनाथ नामक द्वारा 2 आदमी थे, इन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो इस पर कितना पूछा जा सकता है, 2467 अभिलेख प्राप्त हुए, अभिलेखित सबूत मिले, जिसकी संख्या अब 3000 के आसपास हो गया। महादेवन और विश्वनाथ को कितना अभिलेख है, अभिलिखित मिला, 2467 मिला, लेकिन अभी प्रेजेंट उसकी संख्या कितना हो गया, तो 3000 उसकी संख्या हो गया। कितना हो गया, 3000 उसकी संख्या हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गया यार, हाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल या सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया था। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। कितना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, दोनों का दोनों एक ही सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए एक ही है, उसका काल निर्धारण कितना किया गया है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के भाग और चरण, हड़प्पा सभ्यता के भाग और चरण, पहला क्या है? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। दूसरा क्या है बाबू? विकसित हड़प्पा संस्कृति। तीसरा क्या है बाबू? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसमें बोला गया बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं। एडी, ईसा मसीह के जन्म से, जब ईसा मसीह के जन्म हुआ उससे क्या हुआ शुरुआत, जब जन्म हुआ तो वहां से एडी शुरू हुआ। बीपी, बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से पहले को हम लोग बिफोर प्रेजेंट बोलते हैं। तो इसका हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के कितने चरण हम लोग देख सकते हैं? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति या प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। चलिए इसका कालखंड याद रखिएगा, इसका भाग और चरण। बीसी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, एडी ईसा मसीह के जन्म के समय, और बीपी जो आज से पहले। तो ये तीनों को भी याद रखिएगा और ये तीनों को भी इसी का ये भाग है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। कहा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, नोट इसका देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। जो बंगाल विभाजन के समय जो लॉर्ड कर्जन वहां का मुख्य था, जो गवर्नर जनरल था या जनरल था, तो उसी ने क्या किया था? एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया था। उसमें सर जॉन मार्शल को हेड बनाया था। तो वही बोल रहा है कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। किसका? हड़प्पा सभ्यता का खोज। 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्यों के दौरान अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। 1921 और 22 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया था? इसका खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन जब 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्यों के दौरान अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। वहां पर ही ईंटा ऊंटा मिला और हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। यह समय आधुनिक समय में कहां पर है? पाकिस्तान में। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों उखाड़कर यहां से ले गए। जब ये कर्मचारियों को मिला तो उसको खंडहर समझ के क्या किया? वहां की हजारों ईंटों को उखाड़ कर वह रेलवे लाइन में उसका क्या कर लिए? उपयोग कर लिए। अभी जो स्थान मिला था वह प्रेजेंट समय में कहां पर ही है? पाकिस्तान में है। तो यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया था दयाराम साहनी और कौन? राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और कौन? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। और कब किया गया था भाई? तो 1800 ये कब किए थे? 1921 और 1922 में। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का मेन खोज जो किया गया था, तो कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था 1856 ईस्वी में। उसी समय मजदूरों के द्वारा उत्खनन के समय उसका पुरातत्व स्थल मिला, लेकिन मजदूर उसको खंडहर समझ के वहां से 1000 ईंट को क्या कर लिए? उखाड़ लेकर रेलवे लाइन में उसका उपयोग कर लिए और ईंटों का इस्तेमाल कर रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी। मजदूर को क्या पता है? जब मान के चलिए कि अभी भी कहीं पर मिल जाएगा टूटल उटल घर, जब खानेगा तो कहेगा अरे साला ये तो कोई टूटल घर है, चलो जो मिलता है जो इससे निकाल लो। तो मजदूर को क्या पता कि ये कोई पूरा स्थल है या कोई सभ्यता का है, या इतना बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता ये है। तो मजदूर का कोई उतना दिलचस्प नहीं था। उस समय जॉन ब्राटन और विलियम ब्राटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया। उस समय शायद कोई अधिकारी होंगे या कोई सर्वेक्षण विभाग से होंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से,
तो बोल रहा है कि जॉन ब्रैटन और विलियम ब्रैटन ने दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। लेकिन फिर भी क्या किया गया? कोई उत्खनन नहीं किया गया। 2020 और 21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा 2021 और 20 में क्या किया गया? ये नाम देखिए, माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 2020 और 21 में माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। जो कब? 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित था। मनु राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर क्या है? सिंध नदी के दाएं तट पर। और हड़प्पा सभ्यता क्या है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, और ये सिंध नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। राखल दास बनर्जी इसी टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मनु जो राखल दास बनर्जी थे, बनर्जी इसी टीले पर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। किसका? मोहनजोदड़ो के आसपास जो था, तो राखल दास बनर्जी उसके ऊपर मोहनजोदड़ो के आसपास कुषाण युगीन, कुषाण मतलब कुषाण समय का जो राजा था कनिष्क, जो कुषाण वंश का था, उसी समय का एक बौद्ध बुद्ध भगवान का स्तूप था, उसी का उत्खनन कर रहे थे। कौन? राखल दास बनर्जी उसी का उत्खनन कर रहे थे। तो जब उत्खनन कर रहे थे फिर क्या रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का क्या शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला का बाग, या सिंध ना नकल स्थान, ये होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। फिर सिंध, इन दोनों भाइयों के उत्खनन के बाद 1924 ईस्वी में जो वाटसन और विलियम, जो रेलवे लाइन बिछा रहा था, हाँ, जॉन ब्रैटन और विलियम ब्रैटन दोनों भाई था। तो इन दोनों के उत्खनन के बाद 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, और जॉन मार्शल ने लंदन में एक वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। जब दो भाई थे ये जॉन ब्रैटन और विलियम ब्रैटन, जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कब? 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर में, तो वहां पर मजूरे ने जब उसे खोजा तो उत्खनन के समय घर मिला, तो उस घर को लोग कोई सभ्यता नहीं समझे, और मजूरों ने वहां क्या किया? वहां 1000 ईंटा को क्या किया? उठाकर रेलवे लाइन में बिछा लिया। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों भाइयों को उत्खनन के बाद 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, और सर जॉन मार्शल ने लंदन के एक वीकली अखबार में बताया कि इस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब इसका नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है?
तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा नामक स्थान पर उसी नगर उसी संस्कृति का खोज किया गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के आसपास ही फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था और हड़प्पा वासियों यहाँ पर खेती किया करते थे। माने दो क्वेश्चन आ जाएगा यदि आपसे लिखने के लिए आ जाएगा कि हड़प्पा को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था कि हड़प्पा संस्कृति का जो खोज किया गया था, हड़प्पा नामक स्थान पर ही हड़प्पा संस्कृति का खोज किया गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वहां पर जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। यह इलाका बहुत उपजाऊ था, सिंधु घाटी का जो इलाका था बहुत उपजाऊ था, और हड़प्पा वासी यहाँ पर क्या करते थे? खेती किया करते थे, और सिंधु नदी को अपनी माँ की तरह पूजते थे। जैसे हम लोग गंगा को अपनी माँ की तरह भी पूजते, उसी तरह से सिंधु नदी को ये लोग अपनी माँ का दर्जा देते थे। अगला, सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में बेंडल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह, धानिया या राजा राम ने किया था। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में बेंडले तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह, धानिया, राजाराम ने किया था। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। मनु बोल रहा है कि सिंधु घाटी को जो लिपि था उसको सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में किसने पढ़ने का काम किया था? वेंडले ने किया था, तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह, धानिया, राजाराम ने किया था। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि के प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। मानो अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं सका। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि का जो ज्यादा अक्षर मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से मिले। लिपि के सबसे बड़े अक्षर कहां से मिले? धौलावीरा से मिले, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। जो लिपि का जो सबसे ज्यादा अक्षर मिले हैं वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। और जो लिपि का मतलब अभी तक सिंधु घाटी को लिपि को प्रमाणित रूप से सही ढंग से इसको पढ़ा नहीं गया। लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ने का जो काम किया था, सिंधु घाटी लिपि का जो पढ़ने का काम किया था 1925 ईस्वी में बेंडले ने पढ़ने का काम किया था। और नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह, धानिया और राजा राम ने इसको किया था। लेकिन अभी तक इसको प्रमाणित रूप से यानी सही रूप से सिंधु घाटी लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। लिपि का सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से मिले। लिपि का जो सबसे बड़ा अक्षर कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। जिन्हें क्या माना जाता है? नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों का अभिव्यक्त करना। अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों का अभिव्यक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है। सिंधु लिपि जो है दोनों ओर से लिखी जाती है। कहने का मतलब यहां से शुरू हुआ और इधर से भी लिखा जा रहा है, फिर उधर से भी लिखा जा रहा है। तो सिंधु घाटी कैसे लिखा जाता है कि सिंधु घाटी दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदोन कहा जाता है। इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदोन कहा जाता है। पूछा जाएगा कि सिंधु लिपि क्या बोला जा रहा है चित्रों में? सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है? तो सिंधु लिपि दोनों तरफों से लिखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो बुस्ट्रोफेदोन इसको कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है।
सेल खड़ी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार के मोहरों जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों के जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। जरा में सेल खड़ी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार के और प्रकार की मोहर बने हुए हैं, आयताकार एवं वर्गाकार प्रमुख है। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। आयताकार जो मोहर थे उस पर सिर्फ लेख मिलते हैं, वर्गाकार पर लेख और चित्र क्या है, दोनों मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आयताकार और वर्गाकार में क्या अंतर है, तो आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं और वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता था तो उसकी 5 बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। बोला जाता है कि मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो के बीच जो व्यापार की जो व्यापारिक संबंधी कथाएं थी वो थी, किससे, मोहरों से ही ये प्राप्त होता है। तो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती है तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहर लोथल से मिलती है, तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहर किससे मिलती है, लोथल से मिलता है। तो आज हम लोग यहीं तक इसको देखेंगे, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हो सके तो वीडियो को एक दूसरे को क्या करिए, शेयर करिए, और फिर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट इस पर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज को इस पर अच्छा से पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग एक अच्छे वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।